अध्याय 65 तूफान को शांत करना। जैसे ही समूह ने आसपास की तलाशी ली, ज़ोंबी ज्वार की आवाज़ गायब हो गई थी, जिससे सिर्फ रात की भयानक शांति बची थी। टॉर्च पटरियों के साथ नाच रहे थे, पाला से ढकी जमीन को रोशन कर रहे थे। राजिता के चेहरे पर उत्सुकता अंकित थी क्योंकि वह अपनी टॉर्च से हर कोने को स्कैन कर रही थी। दूसरी तरफ राघव और राज सफ़ेद दानव की लाश को गुस्से में काट रहे थे, उसके मांस में लाल मोती में से एक की तलाश कर रहे थे। अचानक राजिता की उत्साहित चीख ने चुप्पी को तोड़ दिया। मुझे मिल गया। दोनों पुरुष जम गए, अपने काम को छोड़कर उसकी ओर दौड़े। राजिता एक नाली के किनारे खड़ी थी, अपनी टॉर्च को सफ़ेद दानव के विकृत कटा हुआ सिर पर इशारा कर रही थी। कटा हुआ सिर लाल खून और काले इकोर के मिश्रण के बीच पड़ा था, एक भयानक दृश्य जिसने राजिता को करीब आने में संकोच कराया। जैसे ही राघव नज़दीक आया, राजिता ने कटी हुई गर्दन की ओर इशारा किया। देखो, दानव की गर्दन से काला धुआं रिस रहा था, जो नाग की तरह जमीन में फैल रहा था। गहरे कीचड़ और खून के बीच अंगूठे के आकार का एक मोती तेज लाल चमक रहा था। अजीब तरह से यह मोती राघव द्वारा पहले निकाले गए मोती से काफी बड़ा था। राघव का भाव गहरा हो गया। उसने तुरंत राजिता को संकेत दिया, दूर रहो, मैं इसे लेता हूँ। सावधानी से वह नज़दीक आया। जैसे ही वह मोती के करीब आया, उसके कानों में एक हल्की सरसराहट की आवाज़ शुरू हो गई। जितना करीब वह आया, उतनी ही तेज आवाज़ बढ़ गई, जो चीखों और विलापों की एक बहरा कर देने वाली कर्कशता में बदल गई। शोर इतना तीव्र हो गया कि उसने उसके कान के पर्दे फाड़ने की धमकी दी, लेकिन राघव ने दांत भींचे और आगे बढ़ा। जैसे ही आवाज़ असहनीय हो गई, उसने हाथ बढ़ाया और लाल मोती को पकड़ लिया। विलाप अचानक बंद हो गया। तो यह ऐसे काम करता है। राघव ने गहराई से सांस छोड़ी, उसकी निगाह तेज थी। उसे याद आया कि लाल कनखजूरे जैसे प्राणी को मारने पर उसने इसी तरह की चीखें सुनी थीं, लेकिन उस समय उसे इन मोतियों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। अब ये स्पष्ट था, उस समय भी एक रक्त क्रिस्टल होना चाहिए। अलग अलग आकार। उसने मोती के बड़े रूप को नोट करते हुए इसके साथ ट्रेन में वापस भागते हुए विचार किया। ट्रेन पर राघव ने बड़े रक्त क्रिस्टल को किकी की नाक के पास रखा। इस बार, इससे पहले कि यह उसे छू भी पाता, क्रिस्टल बारीक लाल धुंध में टूट गया। धुंध किकी के नथुनों और आंखों में उमड़ गई, उसे एक भयानक गहरे लाल चमक से भर दिया। वाह! राजिता उत्साह से चिल्लाए, उसकी जिज्ञासा जागृत हो गई क्योंकि किकी का पीला चेहरा रंग वापस पाने लगा और उसकी सांस अधिक स्थिर हो गई। राघव ने उसकी पलकें खोलीं, देखते हुए कि उसकी आंखों में कालापन मिट गया। हालांकि वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा था, मोती काम करता हुआ दिखाई दिया। सबने राहत की सामूहिक सांस ली। अभी भी इतने ज़ोंबी और वह राक्षस क्यों हैं? पूनम ने माथे पर बल दिया। हमने उन्हें भोपाल शहर में पीछे छोड़ दिया था, है ना? मुझे अभी तक यकीन नहीं है, राघव ने जवाब दिया, ट्रेन की छत पर एयर कंडीशनिंग यूनिट को देखते हुए। लगता है कि हमें ऊपर सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत चाहिए। पहले जब उसने और राज ने ट्रेन का निरीक्षण किया था, तो उन्होंने डिब्बे संख्या 5 को क्षतिग्रस्त और छत के हिस्सों को दबा हुआ पाया। हालांकि इन्फिनिट ट्रेन का साइड कवच अक्षुण्ण रहा, जिसने ज़ोंबी ज्वार के हमले को सहन किया। राघव ने विचार बनाना शुरू कर दिया। ट्रेन के बाहरी हिस्से में प्रतिक्रियाशील सुरक्षा जोड़ना, छत और पहियों को मजबूत करना, सामने एक तेज आइस ब्रेकर ढाल स्थापित करना जिससे वे सबसे घने ज़ोंबी ज्वार से भी हल चला सकें। सुश्री पूनम, आपको क्या लगता है कि सुबह कब होगी? राघव ने पूछा। मेरा अनुमान है कि दोपहर 2:40 बजे से 3:10 बजे के बीच। अच्छा, राघव ने बेहोश किकी को देखते हुए कहा। हमारे पास पर्याप्त समय है। चलो यूची स्टेशन चलते हैं और ट्रेन को फिर से फिट करने और उसके बचाव को उन्नत करने के लिए वहीं रुकते हैं। उसके बाद हम यूची शहर में आपूर्ति के लिए खंगालेंगे। आपूर्ति प्राथमिकता नहीं है, राघव ने नक्शा निकालते हुए जारी रखा। हमारे मुख्य लक्ष्य यहाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल और शहर का बिजली उपकेंद्र। बिजली उपकेंद्र? राजिता उलझन में दिखी। किस लिए? ट्रांसफॉर्मर और कैपेसिटर इकट्ठा करने के लिए, राघव ने समझाया। अगर हमें एक उपयुक्त वाहन मिलता है तो हम उसे भी अपने साथ वापस ले जाएंगे। चौकी से हमें जो ईंधन मिला 1000 लीटर से अधिक, हम 2 समूहों में बांट सकते हैं। सब कुछ फ्लैटबेड ट्रेलर पर लोड करें और समय बचाएं। राघव ने एक बड़े पैमाने पर संग्रह प्रयास की भी योजना बनाई।
बिजली और यांत्रिक वस्तुएं उसकी खत्म करने की क्षमताओं के लिए आदर्श थीं। छोटी, बिखरी हुई घटकों को बड़ी मशीनरी के लिए आवश्यक लंबी प्रक्रिया के बिना कुशलता से अवशोषित किया जा सकता था। इंजन को खत्म करने से हुए लाभ पर विचार करते हुए राघव साहसी हो गया। अगर एक और अवसर मिला और ट्रेन वजन संभाल सकती थी, तो वह उसे खत्म करने के लिए पटरियों के साथ खींचने में संकोच नहीं करेगा। उसके पास एक बड़ा विचार भी था। GK03 इलेक्ट्रिक ब्लेड के उच्च ऊर्जा कैपेसिटर और आग डिस्चार्ज सिस्टम से प्रेरित होकर राघव ने ट्रेन को एक बाहरी इलेक्ट्रिक रक्षा प्रणाली से सुसज्जित करने की कल्पना की। सुश्री पूनम, चलो चलते हैं, उसने निर्णायक रूप से कहा। पूनम ने सिर हिलाया और राजिता को निर्देश दिया, उन्हें उनके घावों का इलाज करने में मदद करो। मुझ पर छोड़ दो। राजिता ने चिकित्सा किट पकड़ी और राघव के सीने के घाव पर काम शुरू कर दिया। भाई राघव, क्या दर्द होता है? ये ठीक है, राघव ने शांत रूप से जवाब दिया। ठीक है। राजिता ने उसके घाव पर आयोडीन डाला। सस। राघव दर्द में फुसफुसाया। एक धातुई कराह के साथ इन्फिनिट ट्रेन गरजते हुए वापस जीवित हो गई। उसके लोहे के पहिए एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। बर्फीली रात उनके सामने फैल गई। परिदृश्य सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ था। राघव ने डिब्बे संख्या 5 का टेलगेट खोला और दृश्य का सर्वेक्षण किया। ट्रेन के पीछे सिर्फ एक ऑफ रोड वाहन और ब्लैक जियो कॉन्वायर की बख्तरबंद कार अक्षुण्ण बची थी। भूल जाओ, उसने फ्लैटबेड ट्रेलर को देखते हुए बड़बड़ाया। ये सिर्फ लोहे का एक ढेर है, चलते समय इसे खत्म करने के लिए एक खुले कार्गो प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करना बेहतर है। लेवल 2 पर अनलॉक किया गया मैकेनिकल हॉट का नया अपघटन स्थान ने उसकी क्षमताओं का काफ़ी हद तक विस्तार किया था। फिर भी 2 चुनौतियां शेष रहीं। सामग्री प्रकार, हालांकि वह स्टील और प्लास्टिक जैसी सामग्रियों को भंडारित कर सकता था, उनकी विविधता और जटिलता अक्सर केंद्रित उत्पादन में बाधा डालती थी। उदाहरण के लिए, उसके पास 1130 CIWS के लिए ब्लूप्रिंट था, लेकिन विशेषज्ञ सामग्रियों, विशेष रूप से TNT या नाइट्रामिन लवण जैसे विस्फोटकों की कमी थी। ब्लूप्रिंट, उसे शक्तिशाली मशीनरी और हथियारों के लिए योजनाओं की आवश्यकता थी, न केवल अपने लिए बल्कि इन्फिनिट ट्रेन और अपने टीम के साथियों को उन्नत करने के लिए। जब आखिरकार सुबह हुई, तो राघव अपनी प्राथमिकताओं को फिर से काम करने के लिए तैयार था, जिसमें टीमवर्क और उनकी सामूहिक शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। टेलगेट के खिलाफ झुकते हुए राघव मुस्कुराया जैसे ही राज ने स्टील काटने वाली विशाल तलवार वापस पेश की। तुम क्या सोचते हो कि मैंने इसे किसके लिए बनाया था? राघव हंसा, यह महसूस करते हुए कि तलवार उसी के लिए थी। राज शर्मा गया और कृतज्ञता से उसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद भाई राघव। तलवार का ठोस निर्माण और तेज धार इसे न केवल लड़ाई के लिए बल्कि एक अस्थायी ढाल के रूप में भी आदर्श बनाती थी। राज जैसे किसी व्यक्ति के लिए ये परिपूर्ण थी। राघव के नए लक्ष्य और यूची सिटी के लिए उनकी रणनीतिक यात्रा के साथ, क्या आपको लगता है कि वे सफलतापूर्वक अपनी आवश्यक सामग्री इकट्ठा कर पाएंगे? अध्याय 66, स्टेशन रखरखाव। राज, क्या तुम्हारी शक्ति में कोई परिवर्तन आया है? लगता तो है। राज ने सिर खुजाया और भोलेपन से हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरी शारीरिक ताकत सुधर गई है और मेरी ऊर्जा का स्तर भी ऊंचा हो गया है। राघव के चेहरे पर संदेह आ गया। ठीक कब? क्या ये तब था जब तुम रेलगाड़ी की छत पर थे? नहीं, ये तब हुआ जब मैं मनकों की तलाश में उस जीव के शव को काट रहा था। मुझे लगा जैसे मैंने कुछ भयानक, दुर्गंधयुक्त रक्तकण सोख लिए। ये सुनकर राघव ने माथे पर बल डाला। रक्तकण। कीकी और प्रीतम दोनों ने पहले जिक्र किया था कि कुछ रूपांतरित शक्ति उपयोगकर्ता अन्य शक्ति उपयोगकर्ताओं या भयानक सत्ताओं के मांस और रक्त को अवशोषित करके अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। सफ़ेद प्राणी और लाल कीट के मरने के बाद उन दोनों ने एक काली धुंध छोड़ी जिससे भयानक रक्तस्फटिक बने। ऐसा प्रतीत होता था कि वह और राज दोनों ही शक्ति उपयोगकर्ता होने के नाते वृद्धि के लिए इस काली धुंध को अवशोषित कर सकते थे। शायद राघव को याद आया कि कैसे सफ़ेद दानव ने चिराग को खाया था और फिर तेजी से रूपांतरित होने लगा था। अगर उसका अनुमान सही था, तो चिराग पहले ही एक शक्ति उपयोगकर्ता के विकास के स्तर तक पहुंच चुका था। भयानक सत्ताएं मनुष्यों का उपभोग करके शक्तिशाली होती हैं और मनुष्य भी भयानक सत्ताओं का उपभोग करके शक्तिशाली बन सकते हैं। राघव बड़बड़ाया, उसकी आंखें चमक उठीं। ये बर्बर लगता है, लेकिन यह न्यायपूर्ण भी लगता है। सबसे ज़रूरी मुद्दा अभी भी विकसित होने का तरीका ढूंढना था। चिराग, एक स्रोत स्तर का शक्ति उपयोगकर्ता, शुरुआत में न्यूनतम युद्ध क्षमता दिखाता था, लेकिन उसके विकास के बाद उसकी ताकत तेजी से बढ़ी थी।
हालांकि उसके आधे मानव आधे प्रेत रूप को देखकर राघव को संदेह हुआ कि यह वही था जिसके बारे में कीकी ने चेतावनी दी थी, एक असफल विकास। राज, क्या ये पहली ध्रुवीय रात के बाद था कि तुम और तुम्हारी बहन भागने लगे थे? राघव ने अपने भारी विचारों को किनारे करते हुए हल्की फुल्की बातचीत शुरू की। राज ने सिर हिलाया। जब ध्रुवीय रात आई तो हमारे माता पिता की मृत्यु हो गई। हम बस भाग गए, एक पिकअप ट्रक को अपना घर बनाते हुए। राज, शक्ति उपयोगकर्ता, और उसकी बहन राजिता, जो छोटी थी पर अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व थी, ने कई प्रेतग्रस्त शहरों से भागने के लिए निर्बाध रूप से एक साथ काम किया था। 1 घंटे बाद अनंत रेलगाड़ी यूची स्टेशन पर पहुंची। ये केवल एक मामूली प्रतीक्षालय वाला एक छोटा स्टेशन था। एक बगल की पटरी पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। राघव ने दृश्य का जायजा लिया। राज और मैं पहले जांच करेंगे, तुम और राजिता रेलगाड़ी में ही रुको। राघव ने पहले ही प्रीतम के खाका ब्लूप्रिंट के आधार पर एक आत्मा तरंग संसूचक सोल वेव डिटेक्टर बना लिया था, लेकिन इसे ऊर्जा देने के लिए उसके पास भयानक रक्त स्फटिकों की कमी थी। उन्हें अभी भी खतरे का आकलन करने के लिए हाथ से खोज और रडार पर निर्भर रहना पड़ा। यात्री डिब्बे का दरवाज़ा खुला और राघव और राज बंधु के लिए उतर गए। उन्होंने मालगाड़ी के दोनों ओर जाकर टॉर्च से उसका निरीक्षण किया। यह इंजन रहित खनन डिब्बा था। पुराने खाली डिब्बों में कुछ भी उपयोगी नहीं था। यह एकदम सही है, राघव ने विशाल रेलगाड़ी को देखते हुए कहा। वह छत के कवच को उन्नत करने के लिए इस्पात की कमी को लेकर चिंतित था, लेकिन यहाँ पर्याप्त आपूर्ति थी। राघव ने मंच के पास भटक रहे कुछ प्रेतों की ओर इशारा किया, उन्हें साफ करो। ठीक है। रात में अनावश्यक शोर से बचने के लिए राज ने सिर हिलाया और अपनी इस्पात विनाशक महातलवार चलाते हुए मंच पर कूद गया। उसने 10 मिनट के भीतर प्रेतों को साफ कर दिया। शोर से और अधिक आकर्षित होंगे, राघव ने टिप्पणी की, डिब्बा 5 पर चढ़ते हुए। वह मरम्मत शुरू करने के लिए एक झलाई मशीन, वेल्डिंग मशीन और क्रेन को बाहर निकाला, फिर छत के कवच के लिए उच्च मैंगनीज इस्पात की प्लेटें बनाना शुरू कर दिया। किनारों के लिए उपयोग की जाने वाली कठोर टंगस्टन इस्पात जाली के विपरीत, राघव का इरादा छत को नामित वायु निकास बिंदुओं को छोड़कर पूरी तरह से सील बंद करने का था। उच्च मैंगनीज इस्पात उत्कृष्ट कठोरता और झटका अवशोषण प्रदान करता था, जो अत्यधिक परिस्थितियों में भी टिकाऊपन सुनिश्चित करता था। उसने डिज़ाइन को TFV 600 भारी दोहरी नली टैंक की घुमावदार दोहरी परत वाली बफरिंग कवच प्लेटों पर आधारित किया। ये प्लेटें साइड जालियों के साथ निर्बाध रूप से जुड़कर गतिज बल को रेलगाड़ी के ढांचे से नीचे पटरियों में संचारित करेंगी, जिससे सफ़ेद दानव जैसे जीवों से होने वाले गड्ढों को रोका जा सकेगा जो अन्यथा छत को कुचल सकते थे और वातानुकूलन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते थे। हालांकि राघव ने अनंत रेलगाड़ी के लिए डिज़ाइन को बड़ा किया, प्रत्येक में 2 टन से अधिक वजन वाले विशाल 3x6 मीटर के पैनल बनाए। सौभाग्य से वह लुढ़के हुए टंगस्टन इस्पात का उपयोग नहीं कर रहा था, जो और भी भारी होता। उसके विखंडन स्थान में मौजूद सामग्रियों को देखते हुए सभी 7 डिब्बों को ढंकना असंभव होगा। प्रत्येक यात्री डिब्बे को 4 पैनल, बिजली के इंजन को 10 और गैस इंजन को 6 की आवश्यकता थी, कुल 36 पैनल। राघव के बेहतर यांत्रिक विनिर्माण कौशल ने उसे इन अपेक्षाकृत सरल कवच प्लेटों को तेजी से बनाने की अनुमति दी। हालांकि प्रत्येक पैनल को बनाने में अभी भी 10 मिनट लगते थे और उसकी ऊर्जा काफ़ी हद तक निकल जाती थी। जब सामग्री खत्म हो जाती थी तो उसे बनाने का काम रोकना पड़ता था और मालगाड़ी के डिब्बों से इस्पात खोजना पड़ता था। चूंकि पैनल बहुत भारी थे, राघव और राज सीधे छत पर काम कर रहे थे। राघव प्लेटें बना रहा था और राज उन्हें जगह पर वेल्ड कर रहा था। इस बीच पूनम और राजिता ने पानी की टंकी की छिड़काव प्रणाली का उपयोग करके अनंत रेलगाड़ी के खून से सने बाहरी हिस्से को साफ किया। हजारों प्रेतों को कुचलने के बाद रेलगाड़ी लहू से लथपथ थी। टॉर्च की रोशनी में यह नरक के दृश्य जैसा लग रहा था। गैस मास्क पहनकर दोनों महिलाओं ने विपरीत दिशाओं से रेलगाड़ी पर पानी का छिड़काव किया। बारिश और बर्फ से प्राप्त अशुद्ध पानी जमा हुआ नहीं था, क्योंकि यह इंजन के शीतलन प्रणाली का हिस्सा था। राघव ने एक जल शोधक बनाने के लिए यूची शहर में प्लास्टिक, कांच और रेशों की तलाश करने की योजना बनाई, साथ ही डिब्बा 5 और डिब्बा 2 के लिए घरेलू सामान भी। राघव जी, राजिता ने पुकारा। पहियों को धोते समय गैस मास्क से उसकी आवाज़ दबी हुई थी। पहियों में हड्डियां और पत्थर फंसे हुए हैं, उन्हें अभी के लिए साफ कर दो, राघव ने जवाब दिया। कवच प्लेटें बनाना जारी रखते हुए उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था।
एक बार जब हम छत का काम खत्म कर लेंगे तो हम दिन निकलने पर शहर की ओर चलेंगे। उसके बाद मैं किनारों पर पहिया पंख प्लेटें लगाऊंगा। राघव, पूनम ने दूसरी तरफ से कहा, अगर हम पटरी से उतरने की समस्या से निपट रहे हैं तो हम क्षितिज अवरोधक यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम पहिया पंख प्लेटें जोड़ रहे हो तो जमीन से कुछ दूरी छोड़ देना। मुझे पता है, राघव ने सिर हिलाया। पहिया पंख प्लेटें पतली थीं और मुख्य रूप से पहियों की रक्षा करती थीं। दूसरी ओर क्षितिज अवरोधक यंत्र उच्च गति की दौड़ के दौरान पटरियों से चिपक जाते थे, लेकिन ये प्रणाली केवल इंजन में थी। डिब्बा 1-5 बहुत पुराने थे और उनमें यह नहीं था, जिससे उनके पटरी से उतरने का खतरा बढ़ जाता था। हालांकि पटरी से उतरना एक छोटी समस्या थी। बड़ी चिंता टूटी हुई पटरियां थीं, खासकर पिछली रात की पूरी तेजी से दौड़ने जैसी उच्च गति की स्थितियों में। राघव इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार और बिजली उपकेंद्र जैसे स्थानों को प्राथमिकता दे रहा है। आपके अनुसार वह अपनी बाहरी विद्युत रक्षा प्रणाली बनाने के लिए कौन से विशेष खाका या पुर्जे ढूंढने की उम्मीद कर रहा होगा? अध्याय 67, दोपहर का भोजन। खड़खड़ खड़खड़। आरामबाग स्टेशन पर घने अंधेरे में कई तेज रोशनी के बीच एक भारी ट्रेन का बख्तरबंद रखरखाव चल रहा था। एक डिब्बे की छत के कवच की वेल्डिंग पूरी करने के बाद राघव को थोड़ी देर आराम करना पड़ा। अभी भी ध्रुवीय रात पोलर नाइट के आने में कम से कम 3 दिन बाकी थे। एक बार जब वे आरामबाग स्टेशन छोड़कर मकालू पर्वत से गुजर जाएंगे तो वे सिंगूर शहर के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। लगातार कई दिनों तक भागने के बाद टीम ने अपने पीछा करने वालों से अस्थायी रूप से एक सुरक्षित दूरी बना ली थी। दोपहर के 3:05 आसमान में रोशनी हो गई। आरामबाग स्टेशन पर अनंत ट्रेन इन्फिनिट ट्रेन के आधे डिब्बों पर अब छत का कवच लग चुका था। राघव ने ट्रेन के शुरुआती 2 डिब्बों पर पहिया पंख प्लेटें व्हील विंग प्लेट्स लगाने का भी समय निकाल लिया था। ये प्लेटें बनाने में अपेक्षाकृत सरल थीं और इनमें ज़्यादा स्टील की आवश्यकता नहीं थी। भारी लोकोमोटिव अब काले कवच से आधे से ज़्यादा ढका हुआ था, जिससे स्टील की एक मजबूत अडिग आभा निकल रही थी। राघव और राज बड़ा लड़का राज बिग गाय रात भर अथक परिश्रम करते रहे, लगभग थक चुके थे, फिर भी काम पूरा नहीं हुआ था। डिब्बा 1 में राघव और राज बड़ा लड़का एक के बाद एक अंदर घुसे। रजिता अपनी गोद में एक रेडियो लिए बैठी थी और किकी पर नज़र रख रही थी, जबकि पूनम राघव द्वारा बनाई गई लोहे की मेज पर खाना बना रही थी। एक पोर्टेबल स्टोव का उपयोग करके उसने एक बर्तन सूप और दूसरा बर्तन डिब्बाबंद ब्रेस्ड पोर्क का तैयार किया था। डिब्बे के अंदर मुंह में पानी ला देने वाली खुशबू थी। मेज पर चिराग की चौकी से मिली अतिरिक्त खाने की चीज़ें थीं, जिनमें कोला और डिब्बाबंद फल शामिल थे। पसीने से तर राघव ने कोला का एक कैन उठाया, हिस की आवाज़ के साथ उसे खोला और आधा गटगट पी गया। ठंडी मीठी फिज ने उसे तुरंत ताजगी का एहसास कराया। बाहर और ज़ॉम्बी जमा हो गए हैं, रजिता ने ब्लैकआउट पर्दे को खींचकर बाहर झांकते हुए कहा। वेल्डिंग और निर्माण की आवाज़ों से आकर्षित होकर ज़ॉम्बी ट्रेन के पास आ रहे थे। रजिता हंस पड़ी, उन बड़े राक्षसों के बिना ये ज़ॉम्बी लगभग हास्यास्पद लगते हैं। खुर्र खुर्र। डिब्बे की दीवारों पर नाखूनों के रगड़ने की आवाज़ तेज हो गई। चिंता मत करो, राघव ने शांति से कहा, खिड़की से बाहर देखते हुए। एक बार जब हमें पर्याप्त सामग्री मिल जाएगी तो मैं पूरी अनंत ट्रेन को टंगस्टन टाइटेनियम मिश्र धातु टंगस्टन टाइटेनियम एलॉय से कवच चढ़ा दूंगा। उन जानवरों के पास कोई मौका नहीं होगा। बख्तरबंद किले ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर दिया था। बेहतर यांत्रिक विनिर्माण क्षमताओं और अधिक उन्नत ब्लूप्रिंट के साथ ट्रेन को और भी बेहतर बनाया जा सकता था। पूनम ने घबराकर बाहर देखा और जब उसने देखा कि ज़ॉम्बी ट्रेन के लिए कोई खतरा नहीं है तो वह शांत हो गई। उसने अपना ध्यान वापस खाना पकाने पर लगाया। पिछली रात की तीव्र लड़ाई के बाद राघव और राज बड़ा लड़का ने पूरी रात काम किया था, इसलिए उसने इस दुर्लभ विराम का फायदा उठाकर सबके लिए कुछ गर्म भोजन तैयार किया। योजनाएं और आपूर्ति। डिब्बा 1 में गर्म हवा प्रणाली हॉट एयर सिस्टम शुरू हो गई, जिससे डिब्बा जल्दी से गर्म हो गया। हालांकि इस प्रणाली से बिजली की काफ़ी खपत होती थी और कुछ पानी भी कम होता था, लेकिन ठंड से निपटने के लिए यह आवश्यक था, खासकर जब किकी अभी भी बेहोश थी। वाह, ये कितनी स्वादिष्ट महक रहा है। रजिता उत्सुकता से स्टोव को देखती हुई चिल्लाई। इतने समय से मैंने इस तरह का खाना नहीं खाया है। क्या तुम और तुम्हारा भाई पहली ध्रुवीय रात के बाद भागने लगे थे? राघव ने अपना कोला पीते हुए पूछा। रजिता ने सिर हिलाया, उसका चेहरा उदास हो गया। उससे भी पहले, जब हम दोनों ही बचे थे तो हम बस भागते रहे और भागते रहे।
ये प्रभावशाली है, पूनम ने टिप्पणी की। इतनी छोटी उम्र में भागने की हिम्मत रखना। मेरे विपरीत मैं लगभग 2 महीने तक अपने घर में छिपी रही। राघव हंस पड़ा, इतने लंबे समय तक चलने के लिए तुम्हारा भंडार जरूर अच्छी तरह से भरा होगा। तुम फिर से मजाक कर रहे हो। शुरुआत में बहुत सारे लोग मेरे लिए सामान लाए थे, उसने बुदबुदाया राघव की तरफ देखते हुए, फिर वापस सूप चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। यह विषय वास्तव में सुखद नहीं था। जो लोग सर्वनाश शुरू होने पर उस पर फिदा थे, वही अक्सर वे लोग थे जिन्होंने बाद में, जब अस्तित्व को प्राथमिकता दी गई, तो उसे तिरस्कृत किया। राघव जी, मुझे लगता है कि आपकी क्षमता दुनिया में सबसे अच्छी है। रजिता ने प्रशंसा से आंखें चौड़ी करते हुए कहा। आप हवा से इतना विशाल स्टील का किला बना सकते हैं, आप मेरे लिए एक भगवान की तरह हैं। इस तरह की मीठी बातें, राघव ने चिढ़ाते हुए कहा, सिर्फ मांस का एक अतिरिक्त टुकड़ा पाने का तुम्हारा तरीका है ना? हे टिल्डर, रजिता शरारत से हंसी लेकिन फिर मुंह फुलाया। बहुत बुरा है कि किकी सो रही है। उसे आज उसका पसंदीदा डिब्बाबंद फल नहीं मिलेगा। राघव, मुझे लगता है कि इस बार किकी की हालत ज्यादा गंभीर है, पूनम ने माथे पर शिकन के साथ कहा जब वह सूप का बर्तन लेकर आई। वह वास्तव में अपने साथी के बारे में चिंतित थी, जो उनके साथ इतना कुछ झेल चुकी थी। मैं समझ सकता हूँ, राघव ने सिर हिलाया। उसे ठीक होने में मदद के लिए हमें और भयावह रक्त क्रिस्टल, एयरी ब्लड क्रिस्टल्स की ज़रूरत होगी। साथ ही डार्क रेडियो और सोल वेव डिटेक्टर दोनों को भी उनकी ज़रूरत है। भयावह रक्त क्रिस्टल अमूल्य संसाधन साबित हो रहे थे। बाद में हम 2 समूहों में रामपुरहाट शहर में जाएंगे। पूनम और मैं शहर के पावर सबस्टेशन जाएंगे। राज, बड़ा लड़का, तुम और तुम्हारी बहन इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल जाना, राघव ने निर्देश दिया। राज, बड़ा लड़का ने सिर हिलाया, जबकि रजिता ने उत्सुकता से पूछा, राघव जी, हमें ठीक क्या लेना चाहिए? मैं कार को किनारे तक भर दूंगी। कुछ भी जो हम उपयोग कर सकें, राघव ने दृढ़ता से जवाब दिया। बिजली से चलने वाली या यांत्रिक मैकेनिकल कोई भी चीज़ अधिमानतः काम करने की स्थिति में। इसके अलावा रहने की आपूर्ति, लिविंग सप्लाइज पर ध्यान केंद्रित करना। हमें और कंबलों और गर्म कपड़ों की, साथ ही बर्तनों और खाना पकाने के उपकरणों कुकवेयर की ज़रूरत है। उसे हथियार या भोजन का एक बड़ा भंडार मिलने की उम्मीद नहीं थी, वे बहुत पहले ही साफ कर लिए गए होंगे। हालांकि राघव के लिए यहाँ तक कि बेकार दिखने वाले उपकरण भी उसकी क्षमता को शक्ति देने के लिए खाए जा सकते थे। वह ट्रेन पर एक उचित रसोई और कपड़े धोने की सुविधाएं भी स्थापित कर सकता था, जो अधिकांश उत्तरजीवी काफिलों सर्वाइवर कॉन्वॉयज के लिए अकल्पनीय विलासिता थी। समझ गई, रजिता ने उत्साह से जवाब दिया। प्रस्थान समय रेखा, क्या हम आज रात यहीं रुक रहे हैं? पूनम ने पूछा। राघव ने एक पल के लिए सोचा। अगर कुछ गलत नहीं होता है तो हम तब तक रुकेंगे जब तक मैं सभी कवच और बर्फ तोड़ने वाली ढालें, आइसब्रेकर शील्ड्स स्थापित नहीं कर लेता। मैं किकी की स्थिति का भी आकलन करना चाहता हूँ। सच तो ये था कि राघव रात होने तक इंतजार करना चाहता था। भयावह रक्त क्रिस्टल के बिना डार्क रेडियो बेकार था, जिससे अनंत ट्रेन शांत अलगाव में रह जाती थी, जो मकालू पर्वत और सिंगुर शहर से उनकी यात्रा के लिए खतरनाक था। इसके अलावा किकी के ठीक होने के लिए शायद भयावह रक्त क्रिस्टल से ऊर्जा की आवश्यकता थी। राघव, राज, बड़ा लड़का को रात में सक्रिय रूप से भयावह संस्थाओं, एयरी एंटिटीज का शिकार करने के लिए ले जाने पर विचार कर रहा था। सफ़ेद विशालकाय व्हाइट जायंट से मिला बड़ा रक्त क्रिस्टल स्पष्ट रूप से असाधारण था, या तो चिराग की क्षमता को अवशोषित करने के कारण या विशालकाय के शक्ति स्तर के कारण। अगर किस्मत उनके साथ रही तो उन्हें कमजोर संस्थाओं का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें वे संभाल सकते हैं। हालांकि सक्रिय रूप से ऐसे खतरों की तलाश करने के विचार ने राघव की रीढ़ में एक ठंडक भेज दी। किस तरह के उत्तरजीवी ऐसी हिम्मत करेंगे? कल सुबह तक अधिकतम, राघव ने निष्कर्ष निकाला। अगर दिन की रोशनी शाम के 4:05 पर होती है तो हमारे पास मकालू पर्वत के माध्यम से दक्षिणी मार्ग लेने के लिए 3 घंटे होंगे। अगर वह काम नहीं करता है तो हम सीधे सिंगुर शहर की ओर बढ़ेंगे या उत्तरी मार्ग पर वापस जाएंगे। पूनम ने सिर हिलाया, राघव की योजना को मंजूरी दी। किकी के बेहोश होने के कारण आरामबाग स्टेशन पर एक अतिरिक्त दिन का आराम फायदेमंद होगा। भोपाल शहर छोड़ने के बाद से समूह ने शायद ही कभी भागना बंद किया था। आरामबाग स्टेशन पर उनका संक्षिप्त अवकाश भी एक दिन से कम चला था। ट्रेन को अभी भी महत्वपूर्ण मरम्मत की जरूरत थी। अब जब राघव कवच को मजबूत कर रहा था तो ट्रेन की सुरक्षा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी। अध्याय 68, बड़ी खोज। शाम के 4 बजे
साफ आसमान में सूरज की किरणें धीरे से पड़ रही थीं और उनकी रोशनी रामपुरहाट स्टेशन पर जमी बर्फ को जगमगा रही थी। पटरियों पर एक भारी बख्तरबंद ट्रेन रुकी हुई थी, जो एक दर्जन ज़ॉम्बी से घिरी हुई थी। सर्वनाश पोस्ट अपोकलिप्टिक की दुनिया में ज़ॉम्बी एक सदैव उपस्थित पृष्ठभूमि बन गए थे, जो दृश्यों का एक भयानक हिस्सा थे। वे लगातार ट्रेन की बख्तरबंद प्लेटों पर पंजे मार रहे थे, उनकी खुरखुराहट स्क्रिच स्क्रैच की आवाज़ हवा में भर रही थी, हालांकि उनके प्रयासों से मामूली निशान भी नहीं पड़ रहा था। चाहे ट्रेन के अंदर की गतिविधि से आकर्षित होकर या पके हुए मांस की लुभावनी सुगंध से, ज़ॉम्बी रुक रुक कर कराह रहे थे, मानो उनकी मानव यादों के बचे हुए अंश जागृत हो गए हों। डिब्बा एक के अंदर एक असामान्य दोपहर की शांति छाई हुई थी। मेज पर ब्रेज्ड पोर्क, डिब्बाबंद फल, समुद्री शैवाल का सूप, सीवीड सूप और कोला रखा था, जो इन समयों में विलासिता थी। अरे नहीं, हम इतना अच्छा खा रहे हैं जबकि किकी सो रही है। जब वह जागेगी तो गुस्सा होगी, रजिता ने अपना सूप पीने के बाद बेहोश किकी की ओर देखते हुए कहा। वह नहीं होगी, राघव ने एक सार्थक मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब वह जागेगी तो मैं उसे एक खास दावत दूंगा। सच में? बेशक, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वह इसकी हकदार है। रजिता ने उत्साह से सिर हिलाया। ये सच है, कल वह अद्भुत था। किकी जी ने हमें उड़ाया। हुश हुश। राघव ने पूनम को देखने के लिए मुड़ा, जो एक मोटे कोट में पूरी तरह से तैयार थी और अपनी पीठ पर एक स्वचालित राइफल लिए हुए थी। उसके चेहरे पर उत्साह का एक संकेत था। पूनम टीचर, आप काफ़ी उत्सुक लग रही हैं, राघव ने टिप्पणी की। थोड़ा सा, उसने ईमानदारी से स्वीकार किया। आपने मुझे हमेशा ट्रेन पर रुकने के लिए कहा है, लेकिन अब मैं आपके साथ शामिल हो सकती हूँ और वास्तव में मदद कर सकती हूँ। बेशक, मैं उत्साहित हूँ। राघव ने मूल रूप से पूनम को फिर से ट्रेन की सुरक्षा के लिए पीछे छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन दिन के सीमित घंटों और अधिक हाथों की ज़रूरत को देखते हुए उसने इस बार उसे साथ लाने का फैसला किया। इसके अलावा कॉकपिट के दरवाजे के ताले को यांत्रिक संरचनाओं से बदल दिया गया था, जिसे केवल वही संचालित कर सकता था, जिससे यह अपेक्षाकृत सुरक्षित हो गया था। अब सशस्त्र होने के कारण वह संकट में खुद का बचाव कर सकती थी। ठीक है, बस याद रखना, हथियार तभी चलाना जब बिल्कुल ज़रूरी हो। हम यहाँ सामान इकट्ठा करने आए हैं, लड़ने नहीं। किसी भी खतरे को मुझे संभालने देना। समझ गई, पूनम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। पूर्व की ओर भागने के बाद अपना पहला उचित गर्म भोजन समाप्त करने के बाद चारों शहर की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। राघव ने राज, बड़ा लड़का और रजिता को ऑफ रोड वाहन लेने का निर्देश दिया, जिसमें सामान ढोने के लिए अधिक जगह थी। उसने और पूनम ने एक मोटरसाइकिल को चुना। योजना सरल थी, शहर में एक ट्रक ढूंढना और उसे आपूर्ति से भरना, फिर उसे खींचकर ट्रेन तक वापस लाना। राघव तो उस वाहन को भी संसाधनों के लिए खा सकता था। जैसे ही सूरज आसमान में नीचे डूबा, समूह निकल पड़ा। सशस्त्र और तैयार, वे ट्रेन के फ्लैटबेड ट्रेलर से नीचे उतरे, एक टीम ऑफ रोड वाहन में, दूसरी मोटरसाइकिल पर। इंजनों की गड़गड़ाहट हुई जैसे ही वे रामपुरहाट शहर की ओर सड़क पर तेज हो गए। शहर से सामान इकट्ठा करना। पहाड़ों के तल पर एक मैदान में बसा ये शहर धूप में नहाया हुआ था, फिर भी मौत की चुप्पी में डूबा हुआ था। रास्ते में वे असंख्य दुर्घटनाग्रस्त और त्याग दिए गए वाहनों, लाशों और मोटी बर्फ के नीचे दबे बिखरे हुए सामान के पास से गुजरे। हाटिल्ड, यात्री सीट पर बैठी रजिता ने जमी हुई खिड़की पर सांस छोड़ी, उसका छोटा चेहरा चिंता से भरा था। बर्फ तेज हो रही है। रजिता, राघव ने अपनी मोटरसाइकिल से कार के पास से गुजरते हुए आवाज़ दी। गर्म चीज़ें देखो, कंबल, बिस्तर, कपड़े, जो कुछ भी तुम्हें मिल जाए। अधिक लोगों की देखभाल के लिए गर्म आपूर्ति की ज़रूरत बढ़ रही थी। राघव ने भोपाल शहर के फर्नीचर स्टोर से जो सामान इकट्ठा किया था, उसने डिब्बा एक को रहने लायक बना दिया था, लेकिन अब डिब्बा 2 में 2 लोग रहते थे और राज, बड़ा लड़का, डिब्बा 5 में नज़र रखता था। अधिक आपूर्ति आवश्यक थी। मिल गया, रजिता ने कार की खिड़की नीचे करके ईमानदारी से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। चर्र, राज, बड़ा लड़का ने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। सड़क के पार कुछ कारें अव्यवस्थित ढंग से ढेर हो गई थीं, जिससे आगे का रास्ता बंद हो गया था। रुको, राघव अपनी मोटरसाइकिल पर ऑफ रोड वाहन के बगल में रुका। सड़क डरावनी तरह से शांत थी, दूर की ज़ॉम्बी की चीखें अंधेरी गलियों की छाया से गूंज रही थीं। पास ही सड़क के किनारे एक गंदगी वाला डर्ट ट्रक खड़ा था, जिसका दरवाज़ा खुला था। उसके ड्राइवर का सड़ता हुआ शव एक सीट बेल्ट से ढीला लटका हुआ था। राघव ऊपर चढ़ा, अपनी ब्लेड से बेल्ट को काटा। जैसे ही उसने ट्रक का निरीक्षण किया, शव कड़ा होकर नीचे गिर गया।
अपने यांत्रिक हृदय मैकेनिकल हार्ट का उपयोग करके राघव ने जल्दी से उसकी स्थिति का आकलन किया और मुस्कुराया। राज, बड़ा लड़का, मोटरसाइकिल को ट्रक के बेड में लोड करने में मेरी मदद करो। फिर उसने पूनम को यात्री सीट पर ऊपर खींचा। क्या हम इस ट्रक का उपयोग सामान ढोने के लिए कर रहे हैं? पूनम ने आश्चर्य से पूछा। राघव मुस्कुराया और सिर हिलाया। इस आकार का एक ट्रक एक महत्वपूर्ण भार ले जा सकता था और बाधा समाशोधन वाहन बैरियर क्लियरिंग व्हीकल के रूप में भी दुगना काम कर सकता था। धड़ाम, राज, बड़ा लड़का ने मोटरसाइकिल को गंदगी वाले ट्रक के खाली बेड में लोड कर दिया। राघव ने दरवाज़ा बंद किया, इंजन को तेज किया और बाहर खड़े राज, बड़ा लड़का को चिल्लाया, अंदर बैठो, मैं इस ट्रक में आगे चलूंगा। समझ गया। ऑफ रोड वाहन पीछे चला। जैसे ही राघव ने गंदगी वाले ट्रक को सीधे सड़क को रोकने वाली कारों के ढेर में घुसा दिया। शक्तिशाली इंजन दहाड़ा। जैसे ही वह तोड़ता हुआ निकला, एक रास्ता साफ कर दिया। बूम, क्रैश। ट्रक मलबा तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। बहरा कर देने वाली आवाज़ रामपुरहाट शहर की शांत सड़कों पर गूंज उठी। आसपास की गलियों से ज़ॉम्बी हलचल की ओर मुड़े, अराजकता की ओर आकर्षित हुए। डूबते सूरज के नीचे गंदगी वाला ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ा, वाहनों को तोड़ता हुआ और अधिक ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित करता हुआ। उसके जागने पर सड़कें हर दिशा से एकजुट होने वाले जिंदों की अथक कराहों से भर गईं। जैसे ही राघव ने गैस पेडल को फर्श पर दबाया, यांत्रिक हृदय ओवरड्राइव में चला गया, जिससे गंदगी वाले ट्रक का इंजन उसके अधिकतम आरपीएम्स तक पहुंच गया। अगर वह अकेले लड़ रहा होता तो उसके यांत्रिक हृदय और संबंधित कौशल की विनाशकारी शक्ति काफ़ी सीमित होती। हालांकि जब औद्योगिक मशीनरी का उपयोग किया जाता था तो अंतर रात और दिन जैसा था उसे प्रकृति की एक सच्ची शक्ति में बदल दिया। गंदगी वाला ट्रक रास्ता दिखा रहा था और ऑफ रोड वाहन करीब से पीछा कर रहा था। वे जल्द ही एक व्यस्त शॉपिंग जिले में दहाड़ते हुए पहुंचे। मॉल और रेस्तरां से घिरा ये क्षेत्र अब एक टूटा हुआ खंडहर था। ज़ॉम्बी के विरल समूह गलियों और दुकानों के सामने घूम रहे थे। उनकी गति धीमी और अव्यवस्थित थी। पावर स्टेशन में घुसपैठ, ये जगह है, राघव ने वॉकी टॉकी पर घोषणा की। एक बार जब उन्होंने सड़क साफ कर दी तो वाहन योजना के अनुसार अलग हो गए। रजिता और राज, बड़ा लड़का, मॉल और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की ओर बढ़ गए, जबकि राघव और पूनम उपनगरीय ट्रांसफॉर्मर स्टेशन सबर्बन ट्रांसफॉर्मर स्टेशन की ओर चले गए। ट्रक की यात्री सीट पर पूनम ने अपने सिर के ऊपर के हैंडल को कसकर पकड़ रखा था। उसका दूसरा हाथ एक राइफल को जकड़े हुए था। उसके तनावपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर राघव ने उसे आश्वासन दिया, दिन का समय है, वहां उन जीवों में से कोई नहीं होना चाहिए। पूनम ने गहरी सांस ली। मैं बस थोड़ी घबराई हुई हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, राघव ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। गंदगी वाला ट्रक सड़क पर दहाड़ता हुआ चला गया। उसका गरजता इंजन उसके जागने पर ज़ॉम्बी के बढ़ते झुंड को आकर्षित कर रहा था। जल्द ही ट्रांसफॉर्मर स्टेशन दूरी में दिखाई दिया, जिसका परिधि एक जाल वाली बाड़ और कंक्रीट की दीवारों से चिन्हित था। ये वही है, राघव ने स्टीयरिंग व्हील को एक तरफ झटका दिया। ट्रक कर्ब पर चढ़ गया और बाड़ को तोड़ता हुआ सीधे स्टेशन की बाहरी दीवार की ओर बढ़ गया। व्रूम, टूट। एक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ गंदगी वाला ट्रक दीवार से टकराया, जिससे ईंटें और मलबा हर दिशा में उड़ गया। अब स्टेशन की परिधि पर एक विशाल छेद बन गया था। राघव ने समय बर्बाद नहीं किया। ट्रक से बाहर निकलते हुए वह दरार के पास पहुंचा, दोनों हाथ उठाए और अपनी क्षमता को सक्रिय किया। तुरंत स्टील की छड़ें भौतिक हो गईं। वे एक मजबूत अस्थायी बाधा बनाते हुए जगह पर उड़ गईं। क्लिंग। अपनी अपग्रेडेड यांत्रिक विनिर्माण क्षमता से तेज गति के कारण साधारण संरचना को पूरा होने में केवल कुछ ही क्षण लगे। बस कुछ ही सांसों में जहां दरार थी वहां एक प्रबलित स्टील की जालीदार दीवार खड़ी हो गई, जिसमें स्टील की कीलें इसे बचे हुए ईंट के काम में मजबूती से लंगर डाल रही थीं। पूनम अभी ट्रक से बाहर निकली ही थी जब उसने देखा कि जिस अंतराल से उन्होंने गाड़ी चलाई थी वह पहले ही सील हो चुका था। ओह क्या! उसने तेज परिवर्तन से हैरान होकर बड़बड़ाया। ज़ॉम्बी नई बनी बाधा की ओर झुंड लगाना शुरू कर दिया। स्टील की जाली पर जंगली तरह से पंजे मार रहे थे। उनके सड़े हुए हाथ प्रबलित धातु के खिलाफ व्यर्थ में रगड़ रहे थे। राघव की गति शांत और अभ्यास की हुई थी। उसकी यांत्रिक क्षमता अब पहले से कहीं अधिक परिष्कृत थी। ये कैसे संभव है? पूनम ने अभी भी इस करतब पर आश्चर्य करते हुए पूछा। राघव ने दबाव डाल रहे झुंड पर एक तेज नज़र डाली और उदासीनता से जवाब दिया, उन सबको मारने का कोई फायदा नहीं, ये बस समय की बर्बादी है।
बाढ़ से दूर मुड़कर उसने पूनम को इशारा किया कि वह उसके पीछे चले। जैसे ही वह सामान इकट्ठा करना शुरू करने के लिए स्टेशन में गहराई में गया,